हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनियन बजट जिसको अभी रिसेंटली प्रेजेंट किया गया है पार्लियामेंट में। इसकी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम बिकॉज ये समझना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है और जो इसके हाइलाइट्स होंगी ये सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी। इस तरह की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में आपकी पूछी जा सकती हैं क्योंकि बजट काफ़ी बड़ा है, उसको समझने में 2-3-4 घंटे लग जाएंगे, लेकिन हम सिर्फ उन चीज़ों को ही डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नेट जेआरएफ एंड अदर रिलेटेड एग्जाम, चाहे वो सेट का एग्जाम हो, कोई रेलवे का एग्जाम हो, कोई एसएससी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर आपका रिक्रूटमेंट के लिए अगर आप कहीं जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए तो उस इंटरव्यू में भी आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये एक जनरल पर्पज से भी आपको समझना जरूरी है और ना सिर्फ एग्जाम के पर्पज से बल्कि आपको एक जनरल पर्पज से भी इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं स्पेशली कॉमर्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स। अगर इस तरह के आपका सब्जेक्ट है पेपर 2 तो फिर तो आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे टैक्स लैब की। तो जो ओल्ड टैक्स लैब अभी तक चल रहा था उसमें और अब जो न्यू टैक्स लैब आया है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, समझ लेते हैं एक बार। जो स्टार्टिंग सैलरी रखी गई है 0 से 3 लाख का जो पहला स्लैब रखा गया है, इसमें किसी भी तरह का कोई टैक्स आपको नहीं देना है। ये पहले भी ऐसे ही था, अभी भी इन्होंने ऐसे ही रखा है। 0 से 3 लाख तक का कोई भी टैक्स आपको यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। मतलब अगर एक साल में आप 3 लाख रुपए तक कमाते हो तो ऐसे में आपको टैक्स नहीं देना। 3 लाख का मतलब अगर 12 से डिवाइड करोगे तो 25,000 रुपए के आसपास आएगा। मतलब अगर आप महीने के 25,000 या उससे कम कमाते हो तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जीरो टैक्स आपके लिए। नेक्स्ट है 3 लाख से लेकर के 6 लाख के बीच का जो टैक्स स्लैब है, इसमें 5% का टैक्स पहले भी था, अभी भी 5% है, बस इस स्लैब को यहाँ बढ़ा दिया गया है। यहाँ 3 लाख से लेकर के 6 लाख तक पहले, अब 3 लाख से 7 लाख तक की लिमिट कर दी गई है। मतलब अगर आप 7 लाख रुपए तक कमाते हो तो ऐसे में आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट स्लैब 6 लाख से 9 लाख पहले था, इस बार 7 से 10 लाख कर दिया गया है। टैक्स जो रेट है वो सेम है, 10%। नेक्स्ट स्लैब जो था वो 9 से 12 लाख था पहले, इस बार 10 से 12 लाख कर दिया गया है। टैक्स जो रेट है वो सेम है, 15%। पहले था 12 से 15 लाख 20%, और अभी भी 12 से 15 लाख 20%, ये सेम है। और लास्ट वाला जो है वो भी सेम है, 15 लाख से ज्यादा 30% देना पड़ेगा, 15 लाख से ज्यादा 30% देना पड़ेगा। तो अगर आप इसको मोटे मोटे तौर पे देखो, समझो, तो जो लास्ट के 2 स्लैब हैं 12 से 15 20 और 15 से ज्यादा 30, ऐसे ही 12 से 15 20 और 15 से ज्यादा 30, ये जो टैक्स रेट है सब कुछ सेम टू सेम है। और स्टार्टिंग का जो टैक्स स्लैब था 0 से 3 लाख का 0, वैसे ही नए वाले में 0 से 3 लाख तक का 0। ये जो टैक्स रेट है सब कुछ सेम है, यहाँ पर सब कुछ सेम रखा गया, बस बीच के जो टैक्स स्लैब है इनमें चेंजेस किए गए। रेट वो भी सेम है, 5 10 15, बस टैक्स स्लैब में थोड़ा सा स्लाइटली 1 लाख का ही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये टैक्स स्लैब्स है जो कि अब जो है फॉलो किए जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये न्यू टैक्स स्लैब, आपको यही याद रखने हैं, अपकमिंग ईयर में इसी को फॉलो किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं वीडियो बना रहा हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पर्पज से, इसलिए आपको मैं केवल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उन चीजों को डिस्कस करूंगा, सारी चीजें डिस्कस नहीं करूंगा। एजुकेशनल बेनिफिट्स, क्योंकि हमारे लिए तो यही इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन में कितना गवर्नमेंट ने स्पेंड करने का प्लान किया है। द बजट ऑल्सो प्रपोजेस फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर लोन्स अप टू ₹10 लाख फॉर हायर एजुकेशन इन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि घरेलू बजट में घरेलू संस्थानों में अगर आप उच्च शिक्षा लेते हो तो उसके लिए 10 लाख रुपए तक का जो ऋण है, जो लोन है, वो मिल जाएगा आपको। और इस पे जो टैक्स रेट है वो 3% से कम किया गया है। उसके बारे में आगे मैं बताऊंगा, आगे भी मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। अभी फिलहाल ये समझ लो कि 10 लाख रुपए तक का लोन आपको मिल जाएगा अगर आप इंडिया के किसी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में हायर एजुकेशन के लिए प्लान कर दो पढ़ाई करने का। इसके अलावा खैर ये तो अच्छी बात है कि गवर्नमेंट अब आपको लोन दे देगी 10 लाख रुपए तक का, लेकिन एक यहाँ पर प्रॉब्लम ये कर दी गवर्नमेंट ने इस बार कि गवर्नमेंट ने स्लैश कर लिया, मतलब गवर्नमेंट ने कट कर दिया अमाउंट, कट कर दिया बजट में अमाउंट जो ग्रांट आता था यूजीसी को फॉर द हायर एजुकेशन रेगुलेटर यूजीसी बाय 60%, ओवर 60%, समझ रहे हो। तो ये काफी बड़ा कट है जो कि यूजीसी को मिलता था, उसको अब वो नहीं दिया जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। जबकि सरकार ने उच्च शिक्षा नियामक यूजीसी के लिए अनुदान में 60% से अधिक की कटौती कर दी है। अब आप सोच रहे हो, सोच के देखो, सिर्फ और सिर्फ एक बार सोच के देखो कि यूजीसी ही यूनिवर्सिटीज को फंड करता है असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी के लिए या उनके रनिंग के लिए। तो ये जो फंडिंग जाती है टीचर्स की, जो फंडिंग, जो प्रोफेसर की फंडिंग जाती है, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट देती है यूजीसी को, और यूजीसी देती है आगे यूनिवर्सिटीज को, और वही फंड फिर टीचर्स को मिलता है, असिस्टेंट प्रोफेसर को मिलता है। आप खुद सोच के देखो, अगर 60% से फंड कट कर दिया गया है
तो ऐसे में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आप खुद सोच के देखो, क्या गवर्नमेंट वैकेंसी निकालेगी? और अगर निकालेगी तो काफी कम मात्रा में निकालेगी। क्यों? क्योंकि आगे फंड ही नहीं है सैलरी देने के लिए, और जब फंड नहीं है तो सैलरी कहाँ से देगी, है ना? या फिर नई यूनिवर्सिटीज जब बनेंगी तो वहां पर फंड की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो भी, उसमें भी प्रॉब्लम होगी। तो ये एक मुझे लगा एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि ऐसे में जब एक्सपेंड कर रहा है हमारा हायर एजुकेशन, मोस्टली आप देखेंगे, आप पहले लोग बीए करके या बीएससी करके पढ़ाई छोड़ देते थे, आप बस जॉब करना स्टार्ट कर देते थे। बट अब क्या है, अब लोग बीए भी करते हैं, बीकॉम भी करते हैं, बीएससी भी करते हैं, ये जो ग्रेजुएशन, इसके साथ साथ आप लोग मास्टर डिग्री भी करते हैं और आगे भी पढ़ाई करते हैं। आप पीएचडी में एनरोलमेंट देखोगे आप, बढ़ गया है पहले की कंपैरिजन में, है ना? ज्यादा लोग अब हायर एजुकेशन में आ रहे हैं। और क्योंकि अब ये एक्सपेंड कर रहा है ये सेक्टर, तो ऐसे में गवर्नमेंट इसका फंड कट कर रही है। तो ये मुझे थोड़ा सा लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हायर एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है कि और जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और ग्रोथ होगी। बट ये थोड़ा सा मुझे लगा कि एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। द एलोकेशन फॉर प्रेस्टिजियस बी स्कूल, जो बिजनेस स्कूल इंडिया में जैसे आईआईएम्स हो गए, हैज ऑल्सो बीन रिड्यूस फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर। तो इनका फंड भी कम किया गया है। जैसे जो बड़े बड़े इंडिया में आईआईएम्स खुले हुए, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट खुले हुए, इनका फंड भी गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया है। Meanwhile, the budget for school education has been increased by over 535 crore in what could prove to be further relief into आम आदमी। तो गाइज यहाँ पर स्कूल में, जो स्कूल एजुकेशन है उसके लिए 535 करोड़ गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा दिए हैं। तो कहने का मतलब है गवर्नमेंट ये चाह रही है कि स्कूल में ज्यादा इनरोलमेंट हो, स्कूल में और मतलब ग्रोथ हो, लेकिन हायर एजुकेशन में थोड़ा सा गवर्नमेंट ने अपना हाथ पीछे कर लिया है। तो ये जो है इस बजट के हाईलाइट्स हैं। और आप देखेंगे जो आईआईएम्स हैं, इनकी फीस बहुत ज्यादा होती है। अगर आप एमबीए करते हो आईआईएम से, तो एक साल की फीस 8 से 10 लाख रुपए के आसपास आपको देनी पड़ जाती है किसी किसी आईआईएम में। तो सोचो ये इतनी बड़ी फीस क्यों है, इतनी ज्यादा फीस क्यों है? क्योंकि फंड वहां से, गवर्नमेंट जब फंड रिड्यूस कर लेगी तो आईआईएम मजबूर हो जाएंगे, अपने टीचर्स को सैलरी कहाँ से देंगे, वो अपने खर्चे कहाँ से उठाएंगे, तो वो फीस बढ़ा देते हैं फिर। और जब फीस बढ़ेगी तो फिर बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। इनफैक्ट जो पुअर पीपल है, जो अब आगे चल के एमबीए करना चाहते हैं आईआईएम से, वो फिर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब इतने ज्यादा फीस हो जाएगी तो कहाँ से कर पाएंगे वो। तो ये भी थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा कि गवर्नमेंट को हायर एजुकेशन में भी फंड को बढ़ाना चाहिए था, तो उल्टा फंड काट दिया गया, कम कर दिया गया। अच्छा देखो, मैं पहले बता दूं, ये मैं गवर्नमेंट की बुराई नहीं कर रहा हूँ, आपको कहीं ये लगे कि मैं तो बिल्कुल बुराई करने बैठ गया वीडियो में। जो फैक्ट वो बता रहा हूँ, जो बजट में एलोकेट किया गया फंड वो बता रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम के पर्पज से समझना जरूरी है इन चीजों को। आप लोग यूजीसी नेट का एग्जाम दोगे तो आपके यूजीसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यूजीसी का फंड कट किया जाएगा, तो ये चीज आपको जानना जरूरी कि क्या चल रहा है। समझ रहे हो आप लोग? तो इसलिए मैं इन चीजों को यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ। ऊपर से मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था कि एग्जाम के पर्पज से वीडियो है, किसी का मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी को डिग्रेड कर रहा हूँ। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं सबको बताना चाहता हूँ, दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन जो था उसको गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। न्यू टैक्स रेजिम में पहले 50,000 रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था, अब 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दिया गया है। अगर आप लोग इनकम टैक्स पढ़ा आपने कभी, या फिर अगर आप कॉमर्स या मैनेजमेंट या इकोनॉमिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड से हो, तो आपको आई थिंक थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि जब आप टैक्स पे करते हो, जो भी टैक्सेबल इनकम होती है, जैसे सपोज करो टैक्सेबल इनकम 8 लाख रुपए बढ़ रही है टैक्सेबल इनकम, तो इस 8 लाख रुपए में 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन किया जाता था, अब बचता था 7.5 लाख रुपए जिस पर टैक्स पे करना पड़ता था। बट इस 50,000 रुपीज के फंड को गवर्नमेंट ने बढ़ा करके 75,000 कर दिया है। अब यहाँ पर अगर 8 लाख में टैक्सेबल इनकम है, तो इसमें पहले मैं 75,000 माइनस कर दूंगा, फिर जो बचेगा उस पर मैं टैक्स पे करूंगा। तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दिया, मतलब यहाँ पर पैसे की बचत हो रही है, यहाँ पर सेविंग होगी आम आदमी की 17,500 रुपए के आसपास। एडिशनली द डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन, अगर फैमिली पेंशन आ रही थी आपकी, तो वो रेस कर देगी। 15,000 पहले डिडक्शन मिलता था टैक्स पे करने में, अब जो है 25,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलेगा। तो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि फैमिली पेंशन ज्यादातर उन्हीं को मिलती है जो है तो बूढ़े होते हैं या फिर किसी की डेथ हो जाती है, तो उस केस में चीज अच्छी करी गवर्नमेंट ने। कैपिटल गेन्स टैक्सेशन हैज बीन सिंप्लीफाइड, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आर रिड्यूस टू 20%। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो 20% से टैक्स देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% पे टैक्स देना है। अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स विल नाउ बी सब्जेक्ट टू कैपिटल गेन टैक्स। तो अब जो है डिबेंचर्स भी कैपिटल गेन के दायरे में आ गए हैं, अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स वो भी आ गए। पहले लिस्टेड वाले आते थे, अब अनलिस्टेड भी इसमें काउंट किए जाएंगे। द सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स जो ऑप्शन पे होता है हैज बीन रेज फ्रॉम 0.0625% से अब जो 0.1% कर दिया गया है। आज के टाइम पे जो यूथ है ना इंडिया में, और थोड़ा सा इस बात का चलन बढ़ गया है, ट्रेंड बढ़ गया है कि लोग अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशली ऑप्शंस में इन्वेस्ट करते हैं। ये इंट्राडे होता है आपका, मतलब मॉर्निंग में आपने एक सिक्योरिटी परचेज करी जिसकी वैल्यू 20 रुपए थी, और आपने शाम को देखा इसकी वैल्यू हो गई है 30 रुपए, आपने बेच दिया क्योंकि आपको 10 रुपए का फायदा हो रहा था। और ऐसी आपने 1000 सिक्योरिटी परचेज कर रखी थी,
तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दोगे तो 10,000 रुपये हो गया, मतलब एक दिन में आपकी इनकम होगी 10,000 रुपये। तो इस तरह के जो ऑप्शंस होते हैं, जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते हैं, इस पे गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया है। पहले 0.065%, 0.0625% लिया जाता था टैक्स, अब 0.1%, मतलब इस पर टैक्स बढ़ा के दिया जाएगा। गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लेगी आपसे। और सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन सिक्योरिटीज हैज बीन इंक्रीज बाय 0.02% फ्रॉम 0.1% रिस्पेक्टिवली। तो बढ़ा दिया, इसको भी बढ़ा दिया गया है फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे। एक इंपॉर्टेंट बात, दैट इज जो ई कॉमर्स है, जो बिजनेस है, जो जो जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जो ई कॉमर्स है, उनका TDS 0.1% था, कट टू 0.1% फ्रॉम 1%। पहले 1% TDS काटते थे, आप 0.1% काटेंगे ये लोग। एंजल टैक्स एबॉलिश कर दिया गया है। ये बहुत अच्छी बात है इंडिया में, क्योंकि अब जो है स्टार्टअप बहुत बढ़ रहे हैं इंडिया में। तो अगर आप देखेंगे कि एंजल टैक्स होता है क्या, पहले समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल डाल दिया है मैंने यहाँ पर। इफ ए कंपनीज फेयर वैल्यू ₹1 करोड़, अगर किसी कंपनी की फेयर वैल्यू 1 करोड़ है और वो मार्केट से रेज करती है 1.5 करोड़ रुपए फ्रॉम एंजल इन्वेस्टर्स, सो यहाँ पर आप देखेंगे 50 लाख रुपए से ज्यादा, 50 लाख रुपए से ज्यादा इन्होंने ज्यादा अमाउंट रेज कर दिया, क्योंकि 1 करोड़ वैल्यू थी, लेकिन रेज कर दिया 1.5 करोड़ रुपए। तो जो 50 लाख रुपए ज्यादा रेज करे गए हैं, इस पे इसको प्रीमियम माना जाएगा, इसको इनकम मानी जाएगी, और इसको 31% के आसपास पहले टैक्स इस पे लिया जाता था, गवर्नमेंट टैक्स लेती थी, बट अब इस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो मतलब कोई ऐसा पर्सन जो कि आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, कोई ऐसे एंजल इन्वेस्टर है जो कि आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करता है और आपकी हेल्प करता है आपके स्टार्टअप को बढ़ाने में, तो उसको टैक्स देना पड़ता था, अब उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी बात है, इसको अबॉलिश कर दिया गया है। ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिया में स्टार्टअप बढ़ रहा है। एम्प्लॉयर NPS डिडक्शन इंक्रीज टू 14% फ्रॉम 10%। 10% पहले डिडक्शन करते थे NPS में एम्प्लॉयर, अब ये 14% करेंगे, तो एक अच्छी बात है एम्प्लॉयज के लिए। कॉर्पोरेट टैक्स, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है, जो कॉर्पोरेट टैक्स है फॉरेन कंपनीज के लिए, वो 40% था पहले, अब उसको रिड्यूस करके 35% कर दिया गया है। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि बाहर की कंपनियां इंडिया में आए और अपना बिजनेस स्टार्ट करें, क्योंकि इंडिया में आप देखेंगे FDI जो है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो कम हो रहा है और वो कम होता जा रहा है। इसका रीजन यही है कि टैक्स रेट ज्यादा था, तो ऑब्वियस सी बात है टैक्स बचाने के लिए हर कंपनी चाहती है कि ऐसी जगह हम अपनी कंपनी स्टार्ट करें जहां पर टैक्स जो है वो कम चार्ज किया जा रहा है। सो गाइज, ये जो टेक्निक है 40% से 35% टैक्स रेट कम करने की, ये एक टेक्निक है जिससे फॉरेन कंपनीज अट्रैक्ट होंगी इंडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। मतलब कहने का कि इन शॉर्ट की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI है, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी अब अपकमिंग ईयर्स में। The fiscal deficit is expected to 4.9% of GDP for the current fiscal year, with a goal to reduce it to 4.5% by the end of the next fiscal year. तो गाइस, ये जो फिजिकल डेफिसिट होता है वो क्या होता है? देखो, आप सभी को पता है कि बजट जो है वो 3 तरह के हो सकते हैं, 3 टाइप्स के हो सकते हैं जो गवर्नमेंट बजट होते हैं। जो आपका बजट है, ये आप देखेंगे, एक तो होता है सरप्लस बजट, एक होता है बैलेंस बजट, और एक होता है फिजिकल बजट। अब ये जो फिजिकल है, इसका मतलब होता है एक तरीके से लॉस मैं समझा देता हूँ। अगर गवर्नमेंट की इनकम जो रिवेन्यू है वो है 10 करोड़ रुपीस और गवर्नमेंट खर्च करती है 8 करोड़ रुपए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के पास बच जाएंगे, तो इसको कहा जाएगा सरप्लस बजट। फिजिकल बजट क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट की इनकम ही 8 करोड़ रुपए हुई है, मतलब टैक्स कलेक्शन या जो भी गवर्नमेंट कंपनीज है उनसे अगर इनकम 8 करोड़ रुपए हुई है और गवर्नमेंट खर्च कर देती है 10 करोड़ रुपए, मतलब 2 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च कर दिए गवर्नमेंट ने, तो माइनस में चला गया इनका जो पैसा था, इसको कहते हैं फिजिकल बजट। मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट के रेवेन्यू से ज्यादा गवर्नमेंट के खर्चे हो जाते हैं, तो ऐसे में इसको हम फिजिकल बजट के नाम से जानते हैं। और बैलेंस बजट वो होता है जहां पर 10 करोड़ की इनकम है और 10 के 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गवर्नमेंट ने, तो बैलेंस बचा 0, तो ये बैलेंस बजट कहलाता है। अब क्योंकि हमारी इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, तो ज्यादातर मोस्टली ऐसे ही होता है कि सभी डेवलपिंग कंट्रीज के जो बजट होते हैं वो फिजिकल बजट में आते हैं, क्योंकि हम लोग ज्यादा पैसा खर्च करना चाहते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट चाहते हैं हम लोग। हमारे यहाँ पे हाईवेज बन रहे होते हैं, स्कूल कॉलेजेस बन रहे होते हैं और ज्यादा खर्चा करना पड़ता है हमें, इस वजह से ज्यादातर हमारा जो बजट है वो फिजिकल में ही रहता है। तो इंडिया का फिजिकल जो डेफिसिट था इज एक्सपेक्टेड टू बी 4.9% ऑफ GDP फॉर द करंट फिजिकल ईयर विद द गोल टू रिड्यूस। अभी गोल लेके चल रहे कि नेक्स्ट फिजिकल ईयर तक हम इसको 4.5% तक लेकर के आ जाएंगे। तो ये एक गोल है, देखते हैं नेक्स्ट ईयर तक अचीव होगा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। द रूल्स फॉर रीओपनिंग एंड रीअसेसमेंट हैव बीन ईज्ड। अब अगर सपोज करो आपने ITR फाइल करी, इनकम टैक्स रिटर्न, तो अगर आपने ITR गलत फाइल कर दी या आपने पैसे बचाने के लिए कुछ ऐसा कर दिया, तो अभी तक क्या होता था, आपको नोटिस आता था जिसके बेस पे आपको
एक्शन लेना पड़ता था, आपको दोबारा से फाइल करना पड़ता था, या हो सकता था कि जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो आपसे पैसे मांगे, घूस मांगना चालू कर दे। बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने इस चीज को रोकने के लिए एक चीज लेकर के आए, अब इसको समझना जरूरी है। असेसमेंट कैन नाउ बी रीओपन्ड बियॉन्ड 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर ओनली इफ द अनडिस्क्लोज्ड इनकम एक्सीड ₹50 लाख। ये बोला जा रहा है कि अनडिस्क्लोज्ड इनकम अगर 50 लाख से ज्यादा है तो उस केस में 3 साल से ज्यादा के टाइम पीरियड के लिए भी आपका जो असेसमेंट है उसको रीओपन किया जा सकता है। अब ये 3 years का मतलब समझ लो, जैसे आज 2024 चला तो 2023, 2022, 2021, उससे पहले का अगर 2019-18 का कोई केस है और तब आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा थी, अनडिस्क्लोज इनकम 50 लाख से ज्यादा थी, तब उस केस में आपका जो है ये खोला जा सकता है, अदरवाइज ये नहीं खोला जा सकता। अगर सपोज को इनकम आपकी 20 लाख थी और टैक्स आपने सही सही पे नहीं किया था और 3 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है, तो ये खोला नहीं जाएगा, बंद रहने दिया जाएगा, इस केस को रफा दफा कर दिया जाएगा। तो 3 साल से पहले के रिटर्न को तभी खोला जा सकता है, चेक किया जा सकता है, अगर वो उसकी अनडिस्क्लोज इनकम 50 लाख से ज्यादा की है। ठीक है, सो विद मैक्सिमम रीओपनिंग पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। तो मैक्सिमम पीरियड भी यहाँ पे रखा गया 5 years का। ऐसा नहीं कि 2024 के ईयर में आप अगर चेक करोगे तो 2015 को कोई केस खोल दिया जाए आपका, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। मैक्सिमम यहाँ पर लिमिट रखी गई 5 साल, और 3 साल से पहले का केस तभी खोला जाएगा जब 50 लाख से ज्यादा की इनकम अगर है आपकी। तो ये थोड़ा सा एक जो लगाम है लगाई गई है, क्योंकि इसमें क्या है, लोगों को धमका करके एक्स्ट्रा पैसे वसूल लिए जाते थे। एमएसएमई जो है आप सभी को पता है इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, इसकी फुल फॉर्म हो गई। ठीक है, अब ये फुल फॉर्म तो आपको लोगों को याद रखनी है। द एलिजिबिलिटी फॉर लिमिट फॉर मुद्रा लोन। अब ये क्या है, इंडिया में जो जितने भी छोटे छोटे बिजनेस हैं इनके लिए एक लोन था जो कि मुद्रा लोन के नाम से जाना जाता है। सो एलिजिबिलिटी लिमिट जो है इसकी बढ़ा दी गई है, विल बी इंक्रीज टू 20 लाख फ्रॉम 10 लाख। पहले 10 लाख रुपए तक का आप लोन ले सकते थे मुद्रा लोन के अंदर, अब जो है 20 लाख तक का आप लोन ले सकते हो। ओनली उनके लिए, फॉर दोज हु हैव सक्सेसफुली रीपेड लोन अंडर द तरुण कैटेगरी। तो वो लोग जो ऑलरेडी लोन रीपे कर चुके हैं और तरुण कैटेगरी के अंडर आते हैं। अदरवाइज मुद्रा लोन जो है सभी के लिए 10 लाख तक की लिमिट है कि आप 10 लाख तक का मुद्रा लोन के अंदर लोन ले सकते हैं। 20 लाख तक की लिमिट उनके लिए जो है तरुण कैटेगरी में आते हैं और लोन पहले लेकर के रीपे कर चुके हैं। अब ये तरुण कैटेगरी है क्या, इसको भी समझ लेते हैं। द टारगेट सेगमेंट फॉर द तरुण लैंडिंग स्कीम इंक्लूड विमेन। अगर आप विमेन हो और बिजनेस करना चाहते हो, कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप 10 लाख, तो अब जो है आप 20 लाख तक का लोन ले सकते हो अगर आपने पहले लोन लेकर के रीपे किया है। विमेन हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो या माइनॉरिटीज के अंदर आते हो। द स्कीम इंस्ट्रक्ट लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस टू, अच्छा जो जनरल कैटेगरी की वो 10 लाख तक तो ले ही सकते हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। टू प्रोवाइड प्रेफरेंस फॉर लैंडिंग टू सर्टेन सेक्टर्स सच एज फूड प्रोडक्ट हो गया, टेक्सटाइल यानी जो कपड़े का बिजनेस है आपका, एग्रीकल्चर, लाइट सर्विसेज हो गया, एक्स्ट्रा। यू डू नॉट नीड टू प्रोवाइड कोलेटरल टू गेट ए तरुण लोन। याद रखें कि आपको किसी भी तरह का कोई कोलेटरल नहीं देना पड़ेगा। कोलेटरल का मतलब क्या होता है कि आपको कोई यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ेगी। जैसे होता है कि अगर आप लोन लेने जाते हो तो आपके घर के कागजात या खेतों के जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, वो रख लिए जाते हैं कि अगर आप लोन नहीं दे पाए तो हम इन डॉक्यूमेंट्स के बेस पे आपका घर या आपके खेत बेच करके लोन हम ले लेंगे, तो उसे कोलेटरल सिक्योरिटी कहा जाता है। तो ये जो तरुण लोन है ये विदाउट कोलेटरल ले सकते हो, मतलब इसमें किसी भी तरह का कोई भी सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इसको ऑब्टेन कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट चीज रही है इंटर्नशिप स्कीम को लेकर के, क्योंकि यूथ के लिए है, आप एज ए स्टूडेंट आपको जानना जरूरी है। फॉर 1 करोड़ यूथ इन 500 टॉप कंपनीज में क्या बोला गया कि 5,000 रुपए पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको इंटर्नशिप दी जाएगी एंड वन टाइम असिस्टेंस मिलेगा आपको 6,000 रुपीज का। अगर आपका काम सही लगता है उनको, इंटर्नशिप आपकी सही चलती है, तो आप हो सकता है कि वो आपको परमानेंट भी अपने कंपनी में कर लें। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज रही है। फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर लोन्स अप टू 10 लाख। अच्छा ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की बात कही गवर्नमेंट ने कि 10 लाख तक का लोन देंगे। वो कैसे मिलेगा, विल बी प्रोवाइडेड फॉर हायर एजुकेशन इन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ओनली। ई वाउचर दिए जाएंगे आपको, विल बी गिवन डायरेक्टली टू 1 लाख स्टूडेंट्स एवरी ईयर फॉर एनुअल इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 3% ऑफ द लोन अमाउंट। तो इसमें आपको 3% जो है एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी इंटरेस्ट में जब आप लोन पे कर रहे होंगे उस टाइम पर। तो ये है, लेकिन देखो अब आप ये देख रहे हो, ये जो कल्चर है ना, ये जो उधार लेके पढ़ाई करने का जो कल्चर है वो वेस्टर्न कंट्री में है। यूएस में इस तरह के जो कंट्री वहां पर है कि लोग बच्चे लोन लेते हैं उस पर स्टडी करते हैं। अब ये कल्चर इंडिया में भी लाया जा रहा है। इंडिया में अभी तक ये था कि यूजीसी को अच्छे से फंड दिया जाता था। अब क्योंकि यूजीसी को अच्छे से फंड दिया जाएगा तो वो यूनिवर्सिटीज को, आगे कॉलेज को अच्छा खासा फंड देगी।
अब जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी को अच्छा खासा फंड जाएगा तो इसको दो दो एडवांटेज होते थे। चलो मैं इसको ना एक चार्ट बना के समझाता हूँ आपको, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे कल को तो आपको पता होना जरूरी है। देखो होता क्या है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो फंड देती है यूजीसी को, और जब यूजीसी के पास फंड जाएगा तो यूजीसी फंड देती है अदर यूनिवर्सिटीज को, अदर कॉलेजेस को जो हायर एजुकेशन में पढ़ा रहे हैं, है ना। जब यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस पे फंड जाएगा तो ये दो काम करते हैं, एक तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी देते हैं, और इसके अलावा जो ऑपरेशनल कॉस्ट, जो अदर रनिंग कॉस्ट है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होगी, एडमिन ऑफिसर होता है वहां पर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार होता है, जो भी अदर कॉस्ट है, तो उनकी सैलरी भी यहीं से जाती है, तो वो सैलरी भी पे करते हैं लोग। अगर सपोज करो, और बच्चों से फीस कम लेते हैं, क्यों? क्योंकि उनको ज्यादा फीस की नीड है नहीं, क्योंकि पहले से फंड आ रहा है, यूजीसी की तरफ से फंड आ गया, तो बच्चों से ज्यादा फीस नहीं ली जाएगी। अब सपोज करो फंड, जब गवर्नमेंट ने फंड यूजीसी को नहीं दिया और यूजीसी ने फंड यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस को कम कम दिया, तो ऐसे में एक तो प्रोफेसर की सैलरी अटकेगी, हो सकता है आपने देखा होगा कि टीचर्स की कई बार सैलरी अटक जाती है, कई बार 1 महीने सैलरी, 2 महीने, 6 महीने तक सैलरी कई बार डिले कर देते हैं, स्पेशली स्कूलों में तो बहुत होता है, बट कई बार कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में देखने को मिला है कि सैलरी कई बार डिले हो जाती है, 1 महीने सैलरी डिले होगी, 2 महीने सैलरी डिले होगी, वो इसी वजह से होती है क्योंकि आगे से फंड नहीं आ रहा होता है, तो वो सैलरी डिले हो जाती है। अब क्योंकि सैलरी डिले हो गई तो एक तो वो प्रॉब्लम फंस गए, फिर अगर आगे से प्रॉपर फंड नहीं आया तो इनको सैलरी तो देनी पड़ेगी ना अपने प्रोफेसर्स को, अपने स्टाफ को, तो ऐसे में फिर लोग क्या करते हैं, फीस बढ़ाना चालू कर देते हैं। तो वही कोर्स, वही बीकॉम का कोर्स, वही बीए का कोर्स जो आप लोग 10,000 रुपए एक साल में पे करके अपनी डिग्री ले लेते थे, एक साल में 10,000, मतलब पूरे 3 साल का 30,000 पे करो, डिग्री ले जाओ 3 साल की, तो वही कोर्स अब इसकी फीस बढ़ा करके वो 20,000 कर देंगे। आप जो आपकी कोर्स की फीस है 3 साल की, वो 60,000 रुपए हो जाएगी, तो ये फीस भी बढ़ेगी क्योंकि ऊपर से फंड नहीं आ रहा है, और असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी भी रुकेगी, अटकेगी, तो ये डबल डबल दिक्कतें हो जाती हैं। तो ये गवर्नमेंट को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जैसे अदर कंट्रीज जैसे चाइना वगैरह है, ये लोग हायर एजुकेशन में बहुत, यानी एजुकेशन फील्ड में बहुत ही बड़े लेवल पे इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया में ये चीज थोड़ा सा हम लोग लैग कर रहे हैं, बट हो सकता है कि अपकमिंग फ्यूचर में चीजें सही हो जाए। तो गैस ये इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह के चीजों के लिए, तो आप लोग कमेंट जरूर करें, बिकॉज आप लोग यूथ हैं, आप लोग ही कल को जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। सो कमेंट करके बताइए कि आपके क्या व्यूज हैं इस तरह की जो चीजें रहेंगी बजट में, जो भी आपके व्यूज प्लीज जरूर कमेंट करें। इसके अलावा अगर आप यूजीसी में जो दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे हो, इसके लिए हमने बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको कंप्लीट 10 यूनिट्स के एग्जाम टारगेटेड लेक्चर्स मिलेंगे, बायलिंगुअल इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में 100 मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे सभी कोर्सेज में। इसके अलावा पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप रिवीजन कर पाएंगे, प्रिंट आउट ले सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप अभी इनरोल करते हो तो अभी फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, आपको सिंपली कूपन कोड अप्लाई करना है UGC10। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल प्रेफरेबल नहीं, बिकॉज कई बार मैं कॉल पिक नहीं कर पाता हूँ, क्लास ले रहा होता हूँ तो मैं कॉल पिक नहीं कर पाता, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब क्या कुछ मिलेगा आपको मैं बता दूं, यूजीसी नेट पेपर 1, कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस, सभी कोर्सेज की कॉम्बो कोर्स आपको 6 मंथ के मैंने अवेलेबल करवा दिए विदाउट डिले करे हुए। अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे तो सबसे अच्छी चीज ये होती है कि टाइम से आपका सिलेबस फिनिश होता है, सिलेबस फिनिश होगा तो आप टाइम से रिवीजन कर पाओगे, और रिवीजन ही आपका एग्जाम क्रैक करवाएगी। सो इसलिए टाइम से स्टडी करना स्टार्ट करना जरूरी है। सो अभी इनरोल कर लीजिए, और इससे क्या होगा, एग्जाम आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक होने के चांसेस काफी हाई हो जाएंगे, और कंप्लीट कंटेंट जो है वो एग्जाम टारगेटेड मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। एक एक कंटेंट की क्लास आपके लिए एग्जाम टारगेटेड मिलेगी इस कोर्स के अंदर। इस तरीके से इनरोल कर सकते हो आप। एग्जाम मेंटर आपको ऐप इंस्टॉल करनी है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। So thank you so much for watching this video. Share this video with all net aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job updates. Guys, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Till then keep watching UGC Net Mentor. Thank you so much.